हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन बुक के द्वारा जो नई बुक निकाली गई है हिंदी के लिए, हिंदी परिज्ञान। ये 2023-24 की लेटेस्ट बुक है और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता हो गया होगा, तो इसका जो है डेट आ चुका है, ठीक है। 26 और 27 जून को इसका पेपर होने वाला है। तो आप लोग तैयारी करने स्टार्ट करिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी, और जो कर रहे हैं वो अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, अध्यायवार सॉल्व पेपर, और लगभग 2400 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। तो सभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए चैप्टर करके दिया है, इतने सारे चैप्टर हैं तो सभी को हम देखेंगे एक एक चैप्टर। आज का हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम पहले ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किस समूह में सभी स्वर दीर्घ स्वर इसमें से हैं, ठीक है। तो सभी स्वर दीर्घ हैं, इसमें से कौन सा है, वो कौन सा समूह है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जिसमें दिया गया है बड़ी ई, ए, आए, ओ, औ। ये जो होते हैं ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। बाकी और सभी में सभी दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, अतः विकल्प ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न आया था कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण जो है स्थान जो है मूर्धा है इनमें से, ये बताना है। तो मूर्धा स्थान की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। री, शा, री, टा और ठा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चिन्ह जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शन उसमें देख लेते हैं। तो पहला जो दिया गया इसमें मूर्धा स्थान उच्चारण स्थान है, वो है री, री, शा, टा, ठा। और तालु स्थान की बात करेंगे तो उसमें सा, ई, चा और छा आता है। दंत में बात करें तो सा, सा, ता, दा आता है, ठीक है। और इसके अलावा कंठ की बात करें तो छोटा आ, का, ख, गा, ये सब कंठ इसका उच्चारण स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करें तो यह कंठ होगा, आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु और मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। कंठ में आता है का वर्ग, जैसे का, ख, गा, घ, अंगा। और इसके अलावा तालु की बात करेंगे तो इसमें चा, छ, जा, झ यहाँ आता है, चा वर्ग आता है। मूर्धा में टा, ठ, डा, ढा, अड़ा आता है, यानी कि टा वर्ग आता है। और दंत में ता, थ, दा, धा, ना। ओष्ठ में पा, फ, बा, भा, मा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अक्षर हैं ये सभी याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसको हम कंठ का के से लिख सकते हैं और तालु को टी से लिख सकते हैं, मूर्धा को एम से। तो ये इस तरीके से एक KTM बाइक आती है, तो याद रखिएगा KTM, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है। इसके अलावा डा यानी कि डी, और इसके बाद ओ यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ में पाफा बाभा मारता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा, ये चार व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन आते हैं के अंतर्गत बोले जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन में चार वर्ण हैं, जिसमें शा, सा, शा, हा, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है इनमें से। तो दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, इसमें छोटी ई जो दिया गया है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता। बाकी बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ी ई, ये तीनों जो होते हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो है टोटल 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। ह्रस्व स्वर में आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है, 4 वर्ण आते हैं। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इतने वर्ण जो है आते हैं। संयुक्त स्वर में ए, आए, ओ, आओ, ये 4 जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शा का स्थान उच्चारण स्थान बताना है कौन सा है, ठीक है। शा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये मूर्धा होता है इसका उच्चारण स्थान, आंसर इसका बी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शा जो है ऊष्म व्यंजन का भी उदाहरण है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है इनमें से बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अंतस्थ व्यंजन का ये होते हैं यार अलावा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शा, सा, हा आता है। और दंत व्यंजन में ता वर्ग और ला और सा आता है। तालव्य व्यंजन में चा वर्ग और या और शा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है इनमें से। तो अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण की बात करेंगे तो ला शब्द आता है, ला वर्ण आता है जो कि अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है। अंतस्थ अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें या, रा, ला, वा आता है जो कि अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव है इनमें से। कंठ तालव की बात करेंगे तो आंसर ए, डी पार्ट हो जाएगा,
ए जो होता है ये कंठ तालब का भी उदाहरण है। ठीक है, कंठ तालब में वे दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु से सहयोग से होता है, जैसे कि ये और अ, ये दोनों क्या है, कंठ तालब के उदाहरण भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो होता है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि माँ का मेल का से और भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि सम प्लस पूर्ण लिखा है तो ये जाके अंग में बदल जाएगा संपूर्ण, इस तरीके से लिख जाता है। ठीक है, इसी तरीके से परम प्लस तु और इस तरीके से परंतु हो जाता है। यानी इसका जो पांचवा अक्षर होगा उसका जो है ये जाकर उसमें चेंज हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है उसको हम कहते हैं अनुनासिक स्वर, जो कि बी पार्ट में दिया गया है अनुनासिक स्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अंग, आ, ठीक है, और ई, ये तीनों जो है अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। निरानुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे छोटा आ बड़ा आ छोटा आ बड़ा बड़ी ई, ये तीनों क्या है, निरानुनासिक जो है स्वर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है इनमें से एक? तो इनमें से एक संयुक्त स्वर की बात करें तो बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है, बाकी ए आई ओ जो है ये सारे संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। संयुक्त स्वर में 4 वर्ण हैं, ए आई ओ आओ, ये याद रखिएगा। दीर्घ स्वर में बड़ा ई बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ, ठीक है, और ह्रस्व स्वर में छोटा ई छोटा आ और छोटा ऊ और री आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं इनमें से? तो ता था ला याद दिया गया, इसमें से दंत कौन सा नहीं है, एक ये बताना है। ठीक है, तो देखिए या शब्द जो है ये या वर्ण जो है ये दंत नहीं होता, बाकी ता था दा और ला ये सब दंत शब्द होते हैं। ठीक है, ता वर्ग जितना भी है वो होता है दंत स्वर, और इसके अलावा ला और सा भी दंत स्वर के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका या हो जाएगा, जो कि दंत स्वर नहीं होता। ठीक है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है विवृत स्वर। विवृत स्वर इसके भेद के अंतर्गत नहीं आता। अगर जीभ के भाग के आधार पर करेंगे तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के आधार पर इसको किया जाता है वर्गीकरण। ठीक है, तो 3 प्रकार के वर्गीकरण किए जाते हैं जीभ के आधार पर। ठीक है, और विवृत स्वर जो है वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि बड़ा आ, और मुख द्वार के खुलने के कारण 4 स्वर प्रकार के होते हैं, जैसे कि विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध समृत स्वर और समृत स्वर। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि कौन सी है इनमें से बताना है? तो पार्श्विक ध्वनि की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। ला वर्ण जो है ये पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब इसका जो है परिभाषा देख लीजिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का यानी कि जीभ का आगे वाला भाग वर्ष का स्पर्श करती है और सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ला जो ध्वनि है वो पार्श्विक व्यंजन है। तो ला याद रखिएगा किस प्रकार के व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन भी है। ठीक है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो टा वर्ग जो होता है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, मूर्धन्य। ठीक है, टा वर्ग जो है वो मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा का वर्ग जो है ये कंठ होता है, चा वर्ग तालब और ता वर्ग दंत होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर के उदाहरण की बात करेंगे तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आ जो होता है वो दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक है, छोटा ऊ जो है ह्रस्व स्वर है, और ए जो है ये संयुक्त स्वर है, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलकर बनता है, वो भी संयुक्त स्वर है, ये छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है। च छ ज झ इया का उच्चारण किस प्रकार से होता है? तो जैसे चा वर्ग की बात कर रहे हैं तो तालु हो जाएगा, इसका आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उसे तालब्य कहते हैं, जैसे कि छोटी ई बड़ी स्वर है, चा छ जा झ इया और या और शा, ये भी जो है आते हैं जो है तालब्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उसको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? सा स सा हा। ठीक है, 3 सा और हा ये भी ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया गया है का घा, सॉरी का नहीं है, खा और घा छ झा, ठीक है, ठा ढा, इसके बाद था धा, माने कि पहला छोड़ के दूसरा तीसरा छोड़ के और दूसरा चौथा सबका लिया गया है। इसके अलावा सा 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 और हा ये चारों लिए गए हैं।
जो कि महावराण व्यंजन के उदाहरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण करता है? ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है संबल ध्वनि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये जो है संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण करता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा ध्वनियों के मध्य जो है माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वर ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल 4 है। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वालों को स्वर कहते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से जो है स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब वह स्वर जिनको कम समय में उच्चरित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर में वह स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वर्णमाला हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो वह होते हैं पी पार्ट हो जाएगा, अंग और आहा। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है लेकिन इनका समावेश स्वर में नहीं किया करते हैं, यानी स्वरों में इनको नहीं गिना जाता है। अंग और आहा ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में। अंग को अनुस्वार और आहा को जो है विसर्ग कहते हैं तथा इन दोनों संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है इन दोनों को। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है तालब्य है इनमें से? तो तालब्य की बात करें तो झा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। झा जो है व्यंजन तालब्य स्थान है, इसका तालब्य उच्चारण के मतलब अंतर्गत आता है। वस्तुतः जो चा वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालब्य होता है। अन्य व्यंजनों के उच्चारण स्थान देख लेते हैं इसमें। का वर्ग की अगर हम बात करें तो कंठ उच्चारण स्थान होता है और इसके अलावा इसमें बड़ा आ, छोटा आ, हा और विसर्ग, ये 4 और आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और तालु में देखेंगे तो चा वर्ग आता है, इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, या और सा आता है। मूर्धन्य के उच्चारण स्थान में बात करें तो टा वर्ग आता है, इसमें री, र और शा आता है। दंत उच्चारण स्थान है तो इसमें अगर हम बात करें तो ता वर्ग आता है, इसमें ला और सा आता है। इसके अलावा पा वर्ग और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो है ओष्ठ के अंतर्गत आता है, उच्चारण होता है। कंठ तालम में ए आय होता है, कंठोष्ठ में ओ आओ होता है। दंत्योष्ठ में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक वर्ण होता है, वाह होता है, ये दंत्योष्ठ होता है, याद रखिएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में करते हैं न व्यंजन में उसे कहते हैं अयोग वाह। अभी ऊपर बताया इसमें 2 ध्वनियाँ हैं, एक है अंग, एक है आह। ठीक है, इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इनको ना व्यंजन में वो मतलब गिनते हैं ना ही स्वर में गिनते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा अयोगवाह। और ये इस तरीके से अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो एक है सघोष, एक है अघोष। ठीक है, अब सघोष की अगर हम बात करें तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वह सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती वह अघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष में नाद का प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का यानी कि सांस का प्रयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण जो है और सा, सा, सा ये सभी जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा और या, रा, ला, वा और हा ये सघोष अथवा अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला और दूसरा जो होता है यानी कि पहला दूसरा जो व्यंजन है यानी कि का वर्ग अगर लेते हैं तो का में का, खा और इसके अलावा सा, सा, हा, ये सा, सा, सा 3 सा, हा नहीं होंगे इसमें, ये अघोष होते हैं। और इसके अलावा जो 2 हो गया, 2 के बाद 3, 4, 5 जो बनते हैं यानी कि का के बाद ग, घ, अंगा ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के उच्चारण स्थान को वर्ष कहा जाता है, जो कि टी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए। वर्ष व्यंजनों के अंतर्गत ना, स, रा और ला आता है, ये 4 वर्ण याद रखिएगा। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है?
तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ग्रीवा ध्वनि जो होती है वह वर्ण ध्वनि नहीं होती, ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं होती। देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो है मूर्धा, कंठ, दंत्योष्ठ, कंठतालब, तालब, दंत इत्यादि प्रकार की वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को किसे माना गया है, तो वो शब्द को माना जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से जो शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं, जैसे कि आ, का, पा, ता इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं, किंतु कल, अब, कब, चल आदि ये जो है शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द जो है भाषा की सार्थक इकाई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जो है समय लगता है। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो देखिए, स्वर दीर्घ स्वर से अधिक समय जो लगता है उसको हम कहते हैं प्लत स्वर, ठीक है, प्लत स्वर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। जैसे कि ओम है, सुनो, इसका जो चिन्ह होता है इस तरीके से बाद में लगाया जाता है, ठीक है, तो इसे प्लत स्वर कहते हैं, जो कि दीर्घ स्वरों से अधिक समय लेता है ये बोलने में। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और या व्यंजन वर्णों को अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें मात्राएं होती हैं उन्हें वास्तविक रूप से लिखा जाता है। जैसे किताब में अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें आधा का, मतलब का के नीचे इस तरीके से भी लग जाएगा, तो ये आधा का माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बड़ी छोटी ई, फिर ता, फिर बड़ा आ, फिर बा, फिर छोटा, इस तरीके से इसको बनाकर किताब बनाया जाता है। तो इतने सारे वर्णों का इस्तेमाल कर किताब बनता है, ठीक है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल 25 है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 25 है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आते हैं, तो सभी मिलाकर 25 व्यंजन होते हैं। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो स्वर ए आय जो है कंठ तालब है, इसके बारे में बात हो चुकी है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए आय जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ ताल है, जबकि कंठ ओष्ठ वर्ण में ओ आओ आता है और दंत ओष्ठ वर्ण में वा आता है और ओष्ठ वर्ण में ऊ, पा, फा, बा, भा, मा आता है, तो ये याद रखिएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो का के बाद छ दिखाई देता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के का के बाद छ वर्ण आता है। छ संयुक्त व्यंजन है जो कि का और सा से योग से बना है, जबकि ता और रा से त्रा, ज और या से ज्ञा, ग और रा से श्रा इस तरीके से योग से बने हुए हैं। तो का के बाद वर्ण जो आता है वो छा आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है, तो इनमें से जो है शा जो है ये सा, दंत वाला सा, तो ये सा जो है दंत वर्ण है, तो आंसर इसमें से ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और पा जो है ओष्ठ है, टा जो है मूर्धन्य है यानी कि तालु के मूर्धा भाग से बोला जाता है, और हा जो है स्वर यंत्रीय काकल या कंठ वर्ण द्वारा उच्चारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है इनमें से, तो माँ जो है वो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। इनमें से आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ऐसे वर्णों का उच्चारण नासिका या मुंह से होता है जो उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं, अंगा, इया, ड़ा, अन्ना, मा अनुनासिक हैं। विकल्प में पा, बा और था तीनों वर्ण ही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दंत से होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में पहले बात हो चुकी है बहुत बार, इस बार भी देख लीजिए। कंठ की अगर बात करें तो इसमें आ, छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग के वर्ण, हा और विसर्ग जो आते हैं वर्ण, ये सब कंठ होते हैं। तालु में छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग के वर्ण या और सा आते हैं, ठीक है। मूर्धा में री, टा वर्ग के वर्ण रा और सा आते हैं। दंत में ता वर्ग के वर्ण ला और सा आते हैं। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग के वर्ण आते हैं। कंठ तालु में ए आए और कंठ ओष्ठ में ओ आओ और दंत ओष्ठ में उबा आता है सिर्फ, ठीक है। स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों का उच्चारण जो होता है बिना किसी सहायता से होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि जो है छिपी रहती है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रयत्न
और उच्चारण में जो है आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं इनमें से। तो कौन सा ऐसा जो है शब्द है जिसमें प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सघोष वर्ण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब दिए गए विकल्पों में प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर सघोष व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन के वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृत होती हैं वह घोष या सघोष कहते हैं, और जिनमें ऐसी नहीं झंकृत होती उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है और सारे स्वर वर्ण या र, ल, व, ह ये सब घोष वर्ण होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं गुरु स्वर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लेता है तो गुरु स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर के अलावा इसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेता है उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। तो इस तरीके से तीनों में ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों की उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, काकल स्थान होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जिन व्यंजन में ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है अर्थात जिनका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत हा व्यंजन आता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं? इनमें से स्वरों के वर्गीकरण में देखा जाए तो डी पार्ट जो है द्वित्व जो होता है वह स्वर का वर्गीकरण नहीं होता। शेष तीनों स्वर के ही भेद हैं। मूलतः स्वर अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर में ए, आय, ओ, आओ होता है। मात्रा के आधार पर स्वर के भी 3 भेद हैं। इनमें होता है ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होता है। दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक स्वर होता है जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आओ होता है। प्लत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर इसके लिए 3 अंक का जो है लगाया जाता है, जैसे ओम में इस तरीके से लिखा जाता है। तो बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ ये जो है प्लत स्वर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मूल दीर्घ स्वरों में छोटा जो है ओ जो होता है, डी ऑप्शन है, ओ नहीं होता। ठीक है। मूल दीर्घ स्वर वो जो होता है वो मूल दीर्घ स्वर न होकर यह संयुक्त स्वर होता है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वह दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मूल दीर्घ स्वर में तो बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ये सब क्या है? मूल दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार की होती हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं? तो स्वर और व्यंजन होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व में 4 वर्ण आते हैं, छोटा ई, छोटे ई, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 वर्ण हो गए। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ, आओ आता है। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीव के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 3 प्रकार में अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर आता है। अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय आता है। ठीक है। ए, आय आता है। और मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आओ आता है। ठीक है। ओ, आओ आता है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्वर कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वर कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध और विघ्न बाधा के होता है, यानी स्वतंत्र होते हैं ये, और इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, सभी स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है टोटल। अगला प्रश्न है, छोटी ई, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये सब तालव्य से उच्चारण होता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्राम विकास कार्य में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो वर्ण तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, ये सब तालव्य हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं जो है अक्षर कहा जाता है। आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अक्षर। ठीक है। एक से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तो मेल होता है तो वे अक्षर कहलाते हैं। और ये व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं। जैसे कि का में अगर देखा जाए तो का और छोटा आ, यानी आधा का होता है और प्लस छोटा आ मिलकर पूरा का बनता है। तो इस तरीके से ये जो बनेगा ये इसको कहेंगे जो है अक्षर। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो वो हो जाएगा बी पार्ट। बड़ी ई जो है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। छोटी ई ह्रस्व स्वर का, ए, आय जो है ये दोनों संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं।
अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो वो है वा। वा जो शब्द है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण अंतःकरण से होता है वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में या जो तालब, रा वर्ष और ला वर्ष तथा वा दंतोष्ठ 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हिंदी निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो गा हो जाएगा। गा जो है अल्प प्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला अल्प प्राण, ठीक है। आप ये देखिए, दूसरा अल्प प्राण और महाप्राण, ये दोनों इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि विषम पद जो होता चलेगा, विषम अक्षर वो जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे, ठीक है। पहला अगर का वर्ग में ले तो का खा को छोड़कर गा और का खा गा घा को छोड़कर अंगा, तो ये तीनों हो जाएंगे अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। इसी प्रकार महाप्राण व्यंजन में देखेंगे तो इनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है और हकार की ध्वनि सुनाई देती है और ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। का वर्ग को ही लेते हैं तो इसमें का को छोड़ेंगे, दूसरा वर्ण इसका हो जाता है खा, ठीक है, और तीसरा वर्ण को छोड़कर फिर चौथा लेंगे का ख गा घा, तो घा और खा ये दोनों जो होंगे ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, इनमें से तो हो जाएगा जा। जा शब्द जो है घोष वर्ण का उदाहरण है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। जा जो है घोष, घोष को सघोष भी कहते हैं। ये घोष जो है सघोष जा वर्ण हो जाएगा। घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष अथवा सघोष होता है, दूसरा अघोष होता है। घोष अथवा सघोष में देखेंगे तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन या, रा, ला, वाह और हा ये सभी क्या है सघोष के अंतर्गत आते हैं। और अघोष व्यंजन की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ठीक है, पहला और दूसरा व्यंजन और सा शा सा ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण की बात करें तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। छोटा ऊ जो है ये ओष्ठ वर्ण का उदाहरण है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से वर्ण किस प्रकार के उदाहरण। तो कंठ का उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो छोटा आ बड़ा आ ये दोनों होते हैं स्वर में। इसके अलावा का वर्ग होता है, हा भी होता है और विसर्ग होते हैं, तो ये कंठ के उदाहरण है। तालु में छोटी ई बड़ी आती है, चा वर्ग आता है, या और सा आता है, ठीक है। इसके अलावा मूर्धा में री आता है, टा वर्ग आता है, रा और सा आता है। ओष्ठ में छोटाऊ बड़ाऊ पा वर्ग आता है, ठीक है। दंत में ता वर्ग आता है, ला और सा आता है, यानी कि दंत सा वाला सा आता है। नासिका में अंग अंगा, ठीक है, या ड़ा ना मा आता है। अधिकतर पांचवा वर्ण आता है जो नासिका में आएगा। अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है इनमें से, तो अर्ध विपरीत स्वर में अय आता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अय, ठीक है। अर्ध विपरीत स्वर अय है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है विपरीत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है जैसे कि बड़ा आ, तो ये विपरीत हो जाएंगे। अर्ध विपरीत में क्या होता है कि इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे कि छोटा आ, अय, आ और औ, ये सब क्या है अर्ध विपरीत, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर में देखेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है जैसे कि ए और ओ, ठीक है। समृद्ध स्वरों में जिन उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है जैसे कि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा हो, ये सब जो है समृद्ध स्वर के उदाहरण हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या कहलाते हैं, तो उनको निरानुनासिक स्वर कहते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जिनकी ध्वनि जो है केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं निरानुनासिक स्वर। जैसे कि इधर उधर, इधर उधर, आप अपना, ये सब क्या है निरानुनासिक स्वर के उदाहरण हैं। और वृत्ताकार स्वर की बात करें तो ये ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठों का आकार गोल हो जाता है जैसे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ आओ अंग, ये सब क्या है ये वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। समृद्ध स्वर में इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है जैसे कि छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसके अलावा अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु धन मुख के साथ साथ जो है नाक से भी निकलती है जैसे कि गाँव, दांत, आंगन इत्यादि। अगला क्वेश्चन है दीर्घ का वर्ण विच्छेद। दीर्घ का वर्ण विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा, तो देखिए दीर्घ का वर्ण विच्छेद पहले दा आएगा, फिर री आएगा, फिर ग आएगा, फिर छोटा आ जाएगा, इस तरीके से होगा। इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो टोटल 8 हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं जिनमें से 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। वर्णमाला में या, रा, ला, वा ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले कारण ये अंतस्थ कहलाते हैं। और इसके अलावा सा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है।
रा का विवरण बताना है, यानी कि रा किस किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। ठीक है, देखिए रा में अगर हम बात करें तो देखिए रा में ये वर्ष व्यंजन के अंतर्गत आता है, लुंठित है वर्ण है, सघोष वर्ण है, अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार हैं रा के, तो आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण के बारे में बात हो चुकी है बहुत बार। इसमें से हा जो वर्ण है ये काकल्य वर्ण का उदाहरण है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उदाहरण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु जो है बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। या जो है अंतस्थ व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। सा जो है ऊष्म व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। ड़ा और टा वर्ण जो है पंचम अक्षर है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला प्रश्न, या का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में बात हुआ, तालु के अंतर्गत आता है, तो आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, तो पिछला वाला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी महाप्राण व्यंजनों वाला वर्ण कौन सा है वर्ग इनमें से? तो सभी महाप्राण व्यंजनों वाला वर्ग की बात करेंगे तो ख, छ और ठा जो दिया गया है ये महाप्राण व्यंजन का वर्ण है, वर्ग है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण के बारे में इसका परिभाषा हो चुका है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो ये सभी जो है महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण वर्गों में क्या होता है कि पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन जो है वो सभी क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो क, च, प और दा ये सी ऑप्शन में जो दिया गया है ये स्पर्शी व्यंजन है, अन्य विकल्प जो है गलत है। कांकल कंठ तालब वर्ण कौन सा है इनमें से? तो ए आय जो होता है ये कंठ तालब के अंतर्गत आता है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। छोटा उ बड़ाऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, रासा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, छोटा अ बड़ा का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि क्या उदाहरण कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो वो है खा वर्ण। ठीक है, खा वर्ण जो है महाप्राण ध्वनि है, अघोष है, कंठ ध्वनि है और स्पर्श ध्वनि है। तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक दिया जाएगा वर्ण और उसका पूछा जाएगा कि किस किस प्रकार का होता है। एक वर्ण कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। स्पर्श व्यंजन में का, खा, गा आता है, कंठ ध्वनि में का, खा, गा होता है, तो इसमें भी खा हो गया। अघोष में का, खा यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन होता है, तो खा वर्ग जो है वो दूसरा है, तो इसलिए ये महाप्राण के अंतर्गत भी आ जाएगा। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है इनमें से? दंत्योष्ठ ध्वनि की बात करेंगे तो इनमें से हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट। वा जो है दंत्योष्ठ सिर्फ एक ही ध्वनि है जो कि दंत्योष्ठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, या का उच्चारण स्थान तालु है, फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, युग्मक ध्वनियाँ। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो वो है बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर का उदाहरण है। और इसमें अगर हम देखें तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है इसके बारे में भी परिभाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें 4 वर्ण हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा उ, री। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। प्लत स्वर क्या होता है कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लत स्वर कहते हैं। और इसको अगर हम बात करें तो इसमें ओम जो लिखा हुआ है, इसमें जो बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है ये प्लत स्वर का उदाहरण है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, आई, ओ, आ आता है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा डी पार्ट। या जो है या वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो या हो जाएगा इसका अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात बहुत बार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो वो है भा। भा जो है महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, महाप्राण व्यंजन का क्या होता है परिभाषा? तो दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण जो कि सा, सा, सा होता है, ये सब महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण में क्या होता है? पहला, दूसरा, तो आंसर इसका पा हो जाएगा, अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण की बात करें तो पहला, दूसरा वर्ण जो है वो क्या है? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सा, सा, तीनों सा जो है अघोष वर्ण के उदाहरण है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो छोटा आ हो जाएगा इनमें से कंठ वर्ण का उदाहरण, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंठ वर्ण में जैसे देखिए कौन कौन से आते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आहा, का, ख, ग, अंगा, घा और हा आते हैं कंठ वर्ण में। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा ये कौन से व्यंजन है? तो ये ओष्ठ व्यंजन के प्रकार हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि छ, त्र, ज्ञा, श्र ये 4 जो हैं क्या है? ये जो है
संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में या रा लाव आता है। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, जैसे का गा अंगा चा जा इया। ठीक है, और महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे कि का वर्ग में देखेंगे तो खा और खा ये दोनों महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होते हैं, तो ये सभी स्वर के प्रकार हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्वर के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है, तो बा शब्द जो है वो सघोष वर्ण है। ठीक है, सघोष वर्ण की परिभाषा बहुत बार हो चुकी है। जिन ध्वनियों में उच्चारण स्वर तंत्रियों का कंपन होता है वह सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण होता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो सा तीनों सा और हा आता है, तो वो ऊष्म व्यंजन होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो या रा ला वा ये चारों शब्द जो है, चारों वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सा है ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं इनको। छत्रंग्या स्रा जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चा छा जा झा ये है स्पर्श व्यंजन या तालव्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो सा हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ण है। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो टोटल 52 है। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए संयुक्त व्यंजन में छत्रंग्या स्रा आते हैं 4 हैं। अयोगवा में अंग आ। द्विगुण व्यंजन में ढा अढ़ा आता है और कुल वर्णों की संख्या आता है 52। मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कौन कौन से इसमें होते हैं, तो छोटा आ को कहते हैं मध्य स्वर। सिर्फ एक ही वर्ण है छोटा आ जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका हो जाएगा छोटा आ, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो छोटा आ और हा और विसर्ग ये सब कंठ स्वर के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जबकि छोटी बड़ी या सा चा वर्ग के वर्ण जो है तालब या तालु वर्ण और इसके अलावा री सी टा। ठीक है, री सा और टा वर्ग जो है ये वर्ण मूर्धा या मूर्धन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और सा और ता वर्ग जो है वर्ण ये दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। र और मा का रूप क्या है, तो इसको अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा अर्म, जो किसी पार्ट में दिया गया है इस तरीके से बनता है माँ। ठीक है, माँ और री को मिलाएंगे तो ये मरे हो जाएगा, और माँ और रा को इस तरीके से मिलाएंगे तो मरा हो जाएगा। ठीक है, रा और माँ को मिलाएंगे तो इस तरीके से अर्म हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा तीनों। प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, तो प्रा में पूर्ण वर्ण की बात करें तो इसमें रा जो है पूर्ण वर्ण है और पा जो है वह आधा है। ठीक है, प्रा में देखिए पा आधा है और रा पूर्ण है, तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, सॉरी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यान का शुद्ध पूर्ण विच्छेद इनमें से क्या है, तो उ द और या और आ और ना और आ आता है, इस तरीके से मिलकर जो है उद्यान बनता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। जा जो होता है स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। अब ये सब बातें बहुत बार हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तो ए की बात भी हो चुकी है। ए आई जो होते हैं ये दोनों कंठ तालव के अंतर्गत आते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और इसके अलावा ये बातें हो चुकी हैं बहुत बार। ठीक है, कंठ वर्ण तालव वर्ण मूर्धन का दंत ओष्ठ, और कंठोष्ठ में देखेंगे तो ओ आ आता है, कंठ तालव में ए आ आता है। श का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, तो सा जो है तालु होता है इनमें से, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सा के अलावा इसमें छोटी ई बड़ी ई चा जा चा छा जा झा इया और या का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगा जा ध्वनि जो होती है वो महाप्राण नहीं होती। ठीक है, अब इसमें महाप्राण ध्वनियों में उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और इसमें जो है वायु अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है, जबकि अल्प प्राण ध्वनियों में अपेक्षाकृत कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण और या रा ला वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये पश्च समृद्ध स्वर है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्च समृद्ध स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। इसमें बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ आओ और यहाँ आता है। ठीक है, समृद्ध उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। इस प्रकार भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों पश्च समृद्ध स्वर हैं। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है, तो इनमें से अघोष वर्ण की बात करेंगे तो सा हो जाएगा। सा जो होता है जो डी पार्ट में दिया गया ये अघोष वर्ण का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और सा सा सा, ये तीनों जो हिस्सा जो हैं ये आघोष वर्ण के उदाहरण हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वा का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो वा दंतोष्ठ है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वा जो है दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद आता है, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, तो व्यंजन टोटल 33 हैं और टोटल मिलाकर वर्णमाला 52 है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यंजन है किस प्रकार का, तो वह है अंतस्थ व्यंजन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, या रा ला वा जो है ये 4 वर्ण है जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उस व्यंजन में शा सा सा है। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण उस जो है महाप्राण होता है। ठीक है, और पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो आघोष होता है। कौन सा उस व्यंजन नहीं है इनमें से, तो सा सा सा, ये तीनों सा जो है उस व्यंजन के उदाहरण है, और गा जो होता है वो नहीं होता। इसके अलावा हा भी उस व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है ये बनकर तैयार होता है, जो है जा और या को मिलाया जाता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जा या। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा है जो कि जा और या से मिलकर बनता है, छा है का और शा से मिलकर बनता है, त्रा है ता और रा से मिलकर बनता है, श्रा है सा और रा से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है इनमें से, स्वर की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। या शब्द जो है या वर्ड जो है स्वर वर्ड नहीं होता, या जो है एक प्रकार का व्यंजन है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन में 4 प्रकार के बताया, जो फा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, बाकी छ तरंग या श्रा ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है इनमें से, तो हा जो है संघर्षी व्यंजन है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रकार के संघर्षी व्यंजन इसमें देखा जाए, चारों ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, सा 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 हा, ये 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, कंठ तालु में ए आता है, आंसर ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंठ तालु में ए आए जो होता है ये कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान होता है, जबकि ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, हा का उच्चारण स्थान कंठ और छा का उच्चारण स्थान तालव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो टा ठा डा ढा अड़ा आएगा, लेकिन दा नहीं आएगा। धा जो होता है ये ता वर्ग में आता है। ठीक है, ता था दा धा ना ये ता वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, तो ए आई ओ आओ ये तीनों चारों जो है संयुक्त स्वर के उदाहरण है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त स्वर के 4 उदाहरण है, चारों वर्ण याद रखिएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो घा जो है ये महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण व्यंजन आता है, तो का वर्ग में घा जो है वो चौथा वर्ण आता है जो कि महाप्राण व्यंजन होता है। महाप्राण व्यंजन में घा खा घा छ छ और ठ ढ ये चारों जो होते हैं क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है इनमें से, तो पार्श्विक व्यंजन में ला आ जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ला जो होता है ये पार्श्विक होता है, इसका हवा का है जीभ के बगल से निकल कर आती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, तो गा शब्द जो है घोष का वर्ण का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट गा। ठीक है, इसमें जो होता है प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, यानी 3 4 5 और सभी स्वर्ण वर्ण या रा ला वा और हा ये सब घोष वर्ण के उदाहरण हैं। तो ये हो गया पहला चैप्टर जो कि था, हम लोगों ने बात किया पहला वर्णमाला से संबंधित, ध्वनियों से संबंधित जो था, ध्वनि हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। दूसरा चैप्टर है विराम चिन्ह, तो ये भी छोटा चैप्टर है, इसको भी देख लेते हैं इसी में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विराम में तो दिया गया है कि किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें दिया गया क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे। अब इसमें देखिए कोई विराम चिन्ह नहीं प्रयोग किया गया, तो ये गलत है। दूसरा अजी क्या ऐसा हो पाएगा, तो ये भी देखिए क्वेश्चन मार्क लेकिन कहीं लिखा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैंने पूछा क्या बात है और इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये सही है। ठीक है, उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, भी गलत है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन इसमें गलत सही लिखा हुआ है। ठीक है, शेष में विराम चिन्हों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, जैसे कि क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था जो कि नहीं लगाया गया। यहाँ पे अजी ऐसा क्या हो पाएगा, तो यहाँ पे अजी के स्थान पर ये बिंदी करके लगाना चाहिए था, बाद में पूर्ण विराम लगाना चाहिए था, वो जो कि नहीं लगा था। कितनी गर्मी, उफ कितनी गर्मी है, यहाँ पे कितनी गर्मी के पहले जो ये लगा हुआ विस्मयाद बोधक, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये गलतियाँ यहाँ पे थी, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, तो वाह के पश्चात अगर हम चिन्ह की बात करेंगे तो ये आएगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। वाक्य में वाह के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो शुद्ध वाक्य इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा इनमें से? तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह इसमें लगता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ चिन्ह है, योजक चिन्ह इस तरीके से लगता है। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह का ये जो है इस तरीके से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से होता है, अर्ध विराम, एक फुल स्टॉप और इसके बाद एक नीचे कामा, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, और पूर्ण विराम इस तरीके से लगता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें अगर देखा जाए तो हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये जो लिखा हुआ है सही रूप से लिखा हुआ है। वो घर आया या नहीं, ये भी सही लिखा हुआ है। राम राम उसने ये क्या कर दिया, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम देखा जाए तो वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, राम राम के बाद में यहाँ पे लगा हुआ इसने ये क्या कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी नीचे जो लिखा हुआ है ये सही है। तुम समझते हो कि वो नीरा बालक है परंतु वो अच्छों का कान काटता है, तो ये सही है। तो आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो बस हो गया, रहने दीजिए, ये गलत है। ये जो है यहाँ पे ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की जो है विभाजक रेखा है, ये भी गलत है। ठीक है, सॉरी, इसमें हमें जो है बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य यानी गलत बताना, तो बस हो गया, रहने दीजिए सही है। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखा, ये भी सही है। क्या आप पटना से के रहने वाले हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, वाह तुम्हारे क्या कहने हैं, बहुत ऊपर तक जाओगे, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें क्यों गलत है एक्सप्लेन देखते हैं। तो दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। ठीक है, इसका विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध रूप इस तरीके लिखा जाता है, वाह तुम्हारे क्या कहने। ठीक है, बहुत ऊपर तक जाओगे। यहाँ पे जो कामा लगा, यहाँ पर भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना चाहिए था, जो कि नहीं लगा हुआ है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है इनमें से? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो यहाँ पे जो कामा लगा हुआ था वो इसमें नहीं होना चाहिए था, जो कि वही गलत था। ठीक है, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान का कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें अर्ध विराम लगेगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्ध विराम, जो चाहे करो, यहाँ पे एक बिंदी और नीचे कामा इस तरीके से लगाया जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इन बीच में, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह इसको कहा जाता है। इस तरीके से बीच में लाभान, विरह मिलन, लेन देन, जड़ चेतन के बीच में प्रयोग किया जाता है। दो विपरार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो वही आंसर हो जाएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, योजक चिन्ह। अब देखिए इस तरीके से कुछ एकल उद्धरण, जो एक सिंगल कामा लगता है इसको एकल उद्धरण करते हैं। ठीक है, इन्वर्टर कामा, और दोहरा जो सिंगल इस तरीके से कामा लगता है इसको हम कहते हैं दोहरा उद्धरण। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरीके से होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से होता है। सामासिक पदों, पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य जो है कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो इसके बीच में योजक चिन्ह ही लगाते हैं, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है, ये तो ये विवरण चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या विशेष पर बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करा जाता है? तो वो होता है इकहरा उद्धरण। ठीक है, इस तरीके से जो भी बताया, सिंगल इन्वर्टर कामा में जो है बंद रहता है, तो उसको हम कहते हैं इकहरा उद्धरण, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो सिंपल है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है अर्ध विराम का चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक है, और ये जो है सिंगल कामा यानी कि अल्प विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो योजक चिन्ह हो जाएगा, आंसर सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप के किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि की गई है? तो इसमें जो है अल्प विराम नहीं लगा हुआ, कामा का चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो इस तरीके से आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कामा चिन्ह लगता है, जो कि नहीं लगाया गया था। मुझे बाहर जाना है, इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह को पहचानना, इनमें से कौन सा जो है चिन्ह लगा हुआ है इसमें? तो वो है पूर्ण विराम। ठीक है, ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से, तो अल्प विराम चिन्ह इस तरीके से, और लाघव चिन्ह इस तरीके से होता है। किसी पद या उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे गए एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं?
तो उसको हम कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। किसी पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में करते हैं। कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। प्रश्न चिन्ह कौन सा इनमें से, तो वो है बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बी पार्ट में प्रश्न चिन्ह दिया गया। अब इस तरीके से कुछ देख लीजिए। पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है, अर्ध विराम ये होता है। ठीक है, अल्प विराम में आधा नीचे सिंगल कामा लगता है, और प्रश्नवाचक ये होता है। उद्धरण चिन्ह दो होता है, इकहरा और डबल। ठीक है, दोहरा। योजक चिन्ह इस तरीके से होता है। निर्देशक डैश जिसको कहते हैं इस तरीके से बड़ा होता है थोड़ा। लाघव चिन्ह इस तरीके से नीचे बिंदी रखी होती है। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है, तो वो होता है योजक चिन्ह। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक चिन्ह का उदाहरण है इनमें से। तो निर्देशक चिन्ह के उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ये निर्देशक चिन्ह का उदाहरण होता है। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार योजक चिन्ह होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है इससे। अब इस तरीके से कुछ दिए गए हैं इनमें, जो कि अभी मैंने बात की। इसमें से कोई बच्चा हो तो देख लीजिए नीचे। लाघव चिन्ह के बाद निर्देशक चिन्ह इस तरीके से होता है, विवरण चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, और कोष्ठक चिन्ह ये कोष्ठक ब्रैकेट होता है। ठीक है, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह कुछ इस तरीके से लगता है। अल्प विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है, तो अल्प विराम चिन्ह कामा होता है नीचे जो लगा होता है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्रुटि विराम ये होता है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह सिंगल और डबल इन्वर्टर कामा होता है, और बाकी सभी की बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानना, तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह है। और इसमें अगर हम देखें तो ये लोप सूचक चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, टी का सूचक इस तरीके से होता है, समाप्त सूचक इस तरीके से चिन्ह होता है। ये जो दिया गया ट्रिपल एक्स और रेखांकित चिन्ह कौन सा चिन्ह है इनमें से, तो इसमें से अगर देखा जाए तो लोप सूचक चिन्ह का उदाहरण है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम का प्रयोग होता है, तो वो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं इनमें से, तो विराम चिन्ह में उपदेशक जो होता है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता। ठीक है, जबकि निर्देशक, लाघव, विवरण चिन्ह ये सब विराम चिन्ह के प्रकार हैं। किस विराम चिन्ह का द्योतक है, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है तो ये कोष्ठक है। कोष्ठक चिन्ह का जो है प्रकार है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह है, और इसके बारे में बातें हो चुकी हैं सभी लगभग सभी चिन्हों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोष्ठक में जो विराम चिन्ह का नाम क्या दिया गया, ये इस प्रकार जो दिया गया है, तो ये होता है, इसको कहते हैं अर्ध विराम चिन्ह। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है इनमें से, तो सुनो सुनो वो गा रही, 2 बार इसमें विस्मयाद बोधक लगा जो कि गलत है, बाकी सभी में सही है। ठीक है, यहाँ पर विस्मयाद बोधक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम चिन्ह होना चाहिए था। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग ये जो लगा हुआ है ये किस प्रकार का प्रयुक्त होता है, तो ये अगर हम बात करें तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह ये बराबर होता है, इसको कहते हैं। विवरण चिन्ह इस प्रकार होता है, संयोजक चिन्ह इस प्रकार होता है, लाघव चिन्ह इस प्रकार होता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो को देखा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, 2 चैप्टर हो चुके हैं, आगे आने वाले वीडियो में इसके और भी चैप्टर हम कराते चले जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, सभी का सभी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चैनल से बस जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।